Hello student, today we are going to start our new chapter Advanced GUI Programming. This is the chapter number 6 and we have to study about the swing controls in this chapter. So let us start. Objectives. In this chapter we will learn about the introduction of GUI and swing controls. After that we will look forward toward the types of swing control. After that we will learn about the working with container controls, JFrame and JPanel, working with the basic controls like JText field, JLabels, JText area, JButton and JPassword field. After that we will study about the working with selection controls like JCheckbox, JRadioButton, JList, JComboBox, and after that we will look the working with the JOptionPane component. And at the last we will learn about the concept of class and object. So let's start the introduction to GUI. GUI and swing controls. GUI refers to the interface style between application program and the user using some graphical component like label, text field and buttons etc. देखिए GUI का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता दूं. GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जब भी बात होती है तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन का फ्रंट पार्ट होता है, या हम इसको फ्रंट एंड भी बोलते हैं. ये किसी एप्लीकेशन के इंटरफेस को शो करता है कि जो यूज़र उस एप्लीकेशन को चला रहा है वो उस एप्लीकेशन को किस प्रकार से फेस करेगा या किस प्रकार से उस एप्लीकेशन को देखेगा. तो उसको जो दिखने वाले कंपोनेंट होते हैं वो सारे GUI कंपोनेंट कहलाते हैं. और इन GUI कंपोनेंट के लिए हमें कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है, जैसे लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, बटन्स हो गए. हम इन ग्राफिकल कंपोनेंट का जनरली यूज़ करते हैं. इन ग्राफिकल कंपोनेंट को यूज़ करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि यूज़र इन चीज़ों को देखकर, इन कंपोनेंट को देखकर इजीली समझ पाता है कि उसको एप्लीकेशन में क्या टास्क परफॉर्म करना है या उन जो कंपोनेंट है उनको यूज़ किस प्रकार से करना है. और इस प्रकार से जो टास्क होता है, जो इनपुट देने का, रिस्पॉन्स देने का जो टास्क होता है वो ईजी हो जाता है. इन जावा द GUI प्रोग्रामिंग इज डन थ्रू द स्विंग कंट्रोल्स. जावा के अंदर जब हम लोग GUI प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये सारी प्रोग्रामिंग स्विंग कंट्रोल्स के बेसिस पर कंप्लीट हो पाती है, विच आर अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लास. अब ये जो कोडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं या जो हम स्विंग कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, ये स्विंग कंट्रोल्स के लिए जावा के अंदर एक फाउंडेशन क्लास होती है जिसे जावा फाउंडेशन क्लास कहा जाता है. ये जावा फाउंडेशन क्लास जो होती है ये स्विंग कंट्रोल को कंट्रोल करने का काम करती है, या मैं यूँ कहूँ कि स्विंग कंट्रोल JFC का एक पार्ट होता है. JFC includes various ready-to-use libraries to facilitate developer in designing GUI application. जब हम लोग एज अ प्रोग्रामर GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं या कोई डेवलपर GUI एप्लीकेशन को क्रिएट करता है तो उसके अंदर रेडी टू यूज़ लाइब्रेरीज फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शन सारे JFC के अंदर डिफाइन किए हुए होते हैं. तो इस प्रकार से हम लोग JFC के अलग अलग लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं और प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज़ करके एक GUI एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं. अब GUI जो कंपोनेंट है या GUI एप्लीकेशन जो है उसको 3 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है ग्राफिकल कंपोनेंट और वी कैन से इवेंट सोर्स. It is an object that defines a screen element such as button, text field, mouse, etc. They are the source of the event. जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो बटन भी हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड भी हो सकता है, मेनू भी हो सकता है. अब ये जो टेक्स्ट फील्ड की बात हो रही है या बटन की बात हो रही है या मेनू की बात हो रही है, ये एक्चुअल में सोर्स होते हैं किसी इवेंट को जनरेट करने के लिए. तो अगर हम लोग ग्राफिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक फॉर्म है, उस फॉर्म में जब आप वैल्यू इंटर करते हैं तो वैल्यू इंटर करने के लिए आपको टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करना पड़ता है. जब आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको बटन का यूज़ करना पड़ता है. जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप फेसबुक सभी लॉगिन करते हैं, फेसबुक या इंस्टा आप लोग जब लॉगिन करते हैं तो उसमें आप अपना ID और पासवर्ड डालते हैं. तो आप लोग जहाँ पे ID और पासवर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फील्ड जो होती है वो टेक्स्ट फील्ड कहलाती है. और जब आप उसमें लॉगिन ID और पासवर्ड डाल देते हैं तो वहाँ पर आप बटन का यूज़ करते हैं, ओके बटन या सबमिट बटन, और फिर आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाता है. और फिर उस लॉगिन के बेसिस पर आप अपने अकाउंट को चला पाते हैं या एक्सेस कर पाते हैं. तो वो जो बटन है जहाँ पर आपने क्लिक किया था और उसके क्लिक करने के बाद एक इवेंट जनरेट हुआ,
और इवेंट जनरेट होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। तो ये ओके बटन जो था या लॉगिन बटन जो था वो आपका एक ग्राफिकल कंपोनेंट था, जहाँ पे आपने आईडी और पासवर्ड डाले, वो भी एक प्रकार से ग्राफिकल कंपोनेंट थे, और उनमें वैल्यू इंसर्ट करने के बाद एक इवेंट जनरेट हुआ, और इवेंट जनरेट होने के बाद आपका अकाउंट आप एक्सेस कर पा रहे हैं। देन इवेंट, सेकंड पार्ट इज इवेंट। एन इवेंट or we can say the occurrence of an activity is generated when user does something like mouse click, dragging, pressing a key on the keyboard, etc. Events are trapped by the event listeners. अब event की अगर हम लोग बात करें तो event क्या होता है? We can say the occurrence of an activity is called event is generated when user does something like mouse click. अब event कब generate होता है? Event generate होता है तब जब कोई user mouse से click करता है या ड्रैगिंग की प्रोसेस करता है या किसी की को प्रेस करता है कीबोर्ड के ऊपर, तो एक इवेंट जनरेट होता है। और ये जब इवेंट जनरेट होता है तो इस इवेंट को सुनने के लिए, इस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक इवेंट लिसनर होता है। द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज इवेंट हैंडलर मेथड। इट कंटेन्स द मेथड फंक्शन विच इज अटैच्ड टू अ कंपोनेंट एंड एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। इवेंट हैंडलर मेथड जो होती है, इस मेथड में एक फंक्शन या एक मेथड को पहले से प्री डिफाइंड मेथड या प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर इवेंट जब जनरेट होगा तो उसके रिस्पॉन्स में क्या मेथड, क्या ऑप्शन यूज़र के सामने जाना चाहिए। वो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट होता है वो किसी मेथड और फंक्शंस के कारण होता है, और ये मेथड और फंक्शन तब एक्टिवेट होते हैं जब कोई इवेंट ऑकर होता है। तो इसी कारण से इसे इवेंट हैंडलर मेथड कहा जाता है। तो आप लोगों को होपफुली इतना समझ में आया होगा कि जीयूआई मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम उसको ग्राफिकली डिज़ाइन करना चाहते हैं ताकि यूज़र उस एप्लीकेशन को ईजिली समझ पाए और उसमें अपने इनपुट, अपने रिस्पॉन्सेज को दे पाए। इसी कारण से हमें अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करना होते हैं, ग्राफिकल कंपोनेंट हमें यूज़ करना पड़ते हैं, जिसे स्विंग कंट्रोल्स कहा जाता है। स्विंग कंट्रोल्स का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा पेज अट्रैक्टिव भी बनता है और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी भी हो जाता है। अब अगर हम लोग एक ग्राफिकल पेज, ग्राफिकल कंपोनेंट से बना हुआ एक पेज, एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके 3 पार्ट मेन होते हैं, जिसमें ग्राफिकल कंपोनेंट हमने पढ़ा जिसको इवेंट सोर्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमने इवेंट की बात की और फिर उसके बाद हमने इवेंट हैंडलर मेथड की बात की। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट कंट्रोल क्या होता है और कंटेनर कंट्रोल क्या होता है। A swing component is a self-contained graphic entity that can be customized and inserted into the applications. Swing component जो होते हैं वो खुद एक प्रकार की ग्राफिक एंटिटी होती है जिसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको हम लोग हमारी एप्लीकेशन में इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जब सॉफ्टवेयर, जब हम लोग जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसमें जे लेबल का यूज़ करते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं, जे बटन का यूज़ करते हैं। ये सारी ग्राफिक एंटिटी होती है जो प्री डिफाइंड होती है और प्री कंटेंट होती है, सेल्फ कंटेंट होती है। इसी को हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं ये कंपोनेंट कंट्रोल कहलाते हैं। और वैसे ही कंटेनर कंट्रोल होता है। अ कंटेनर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट कैन होल्ड अदर कंपोनेंट। अब जब हम लोग कंटेनर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इस कंट्रोल के अंदर या इस कंटेनर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट को होल्ड करके रखते हैं। जैसे जे फ्रेम हो गया, जे पैनल हो गया, जे डायलॉग हो गया, जे कंटेनर कंट्रोल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब देखिए कंटेनर कंट्रोल क्या होता है, जिसके अंदर और पहले से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कंट्रोल को रख सकते हैं उन्हें, या दूसरे कंपोनेंट को रख सकते हैं, उन्हें कंटेनर कंट्रोल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जे फ्रेम, जे पैनल, जे डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। कंटेनर कंट्रोल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल कंटेनर एंड सेकंड वन इज नॉन टॉप लेवल कंटेनर। जब टॉप लेवल कंटेनर की बात होती है, दिस कैन बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप। इसे डेस्कटॉप, जैसे हम लोग जब जे फ्रेम बनाते हैं, जे फ्रेम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर,
तो इस जे फ्रेम को हम एज अ डेस्कटॉप पर रखकर क्रिएट करते हैं। तो ये टॉप लेवल कंटेनर है, मतलब इससे बड़ा कंटेनर नहीं होगा। और एक और होता है नॉन टॉप लेवल कंटेनर, दिस कैन बी डिस्प्लेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अनदर टॉप लेवल कंटेनर, फॉर एग्जाम्पल जे पैनल। अब जे पैनल जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जे पैनल के ऊपर जे फ्रेम होता है, जे फ्रेम के ऊपर कोई पैनल नहीं होता, या जे फ्रेम के ऊपर कोई और दूसरा कंटेनर नहीं होता, इसलिए जे फ्रेम को हम लोग टॉप लेवल कंटेनर बोलते हैं। और नॉन टॉप लेवल कंटेनर में वो कंटेनर आते हैं जो खुद एक कंटेनर के अंदर होते हैं, तो इस कारण से उन्हें नॉन टॉप लेवल कंटेनर भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ स्विंग कंट्रोल समझ में आए होंगे। दो टाइप के होते हैं, कंपोनेंट कंट्रोल और कंटेनर कंट्रोल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलग अलग कंटेनर कंट्रोल्स की, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जे फ्रेम की। एवरी स्विंग एप्लीकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन टॉप लेवल कंटेनर कंट्रोल लाइक जे फ्रेम, जे एप्लेट, जे डायलॉग। अ टॉप लेवल कंटेनर may have mid level container like content pane, J panel, J menu bar, J scroll bar etc. और कंपोनेंट लाइक J बटन, J टेक्स्ट फील्ड etc. देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी स्विंग एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं उसमें कम से कम एक टॉप लेवल कंटेनर जरूर होगा। जैसे जे फ्रेम हो गया, जे एप्लेट हो गया, जे डायलॉग बॉक्स हो गया, और उस टॉप लेवल कंटेनर के साथ मिड लेवल कंटेनर भी होगा, जैसे जे पैनल, जे मेनू बार, जे स्क्रॉल बार। और उसके अलावा उसमें कुछ और कंपोनेंट होंगे जैसे जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। इन सभी कंटेनर कंट्रोल और कंपोनेंट, ग्राफिक्स कंपोनेंट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं और किसी एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेम और वी कैन से जे फ्रेम इज अ टॉप लेवल डेस्कटॉप कंटेनर कंट्रोल हैविंग टाइटल, बॉर्डर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग जे फ्रेम की बात करें तो ये टॉप लेवल का डेस्कटॉप कंटेनर होता है जिसके अंदर टाइटल, बॉर्डर भी होती है और उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है। देखिए हम लोग जितने भी यहाँ पे स्विंग कंट्रोल पढ़ेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट आपको बता दूं कि हर कंपोनेंट के लिए, हर कंट्रोल के लिए आप 3 या 4 प्रॉपर्टी इसे याद कीजिए जो सभी में कॉमन हो। बाकी की प्रॉपर्टी हम लोग याद नहीं रख पाते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सारी प्रॉपर्टी जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सामने मिल जाती है, तो इसलिए हमें इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें इतनी सारी, हर एक कंपोनेंट के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम लोग याद रख भी नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग एक काम करिए, अगर जब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसमें से 3 या 4 प्रॉपर्टी इसी चूज़ करना चाहिए जो सभी में कॉमन हो। तो आप उन 3 या 4 प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, तो एग्ज़ाम में आप सारे जो भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट लिखने के लिए दिया जाता है तो आप उन 4 या 5 प्रॉपर्टी जो आप याद करेंगे उन्हीं को लिख दीजिए, तो वो सभी के लिए आंसर हो जाएगा। जैसे टाइटल, अब अगर हम लोग जे फ्रेम की बात करें तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, और टाइटल में हम लोग कैसी वैल्यू देते हैं, टेक्स्ट वैल्यू देते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो जो टाइटल होता है वो किसी भी जो विंडो है या जो फ्रेम है उसके सबसे टॉप पे दिखाई देता है। फिर बात करते हैं कर्सर की, तो जो कर्सर होता है वो माउस के, अब जब जैसे हम लोग फ्रेम के ऊपर माउस को मूव करते हैं तो उस कंडीशन में वो माउस अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइप में बदलता है। तो यहाँ पर कर्सर हम लोग कैसा रखना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट कर्सर यूज़ करना चाहते हैं, क्रॉस हेयर यूज़ करना चाहते हैं, हैंड यूज़ करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। जैसा आपने वैल्यू रखी होगी वैसा आपका जो कर्सर है वो बिहेव करेगा। रिसाइजेबल, अगर हमने इसको ट्रू रखा है या फॉल्स, मतलब हम रिसाइजेबल एक प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रू रखें या फॉल्स, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन अगर आपने ट्रू रखा है तो आप एप्लीकेशन को रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको फॉल्स रखा है तो आप एप्लीकेशन को रिसाइज नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑप्शन, अगर आप जे फ्रेम के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लोज का ऑपरेशन होता है, लेकिन अगर आप उसको हटाकर कोई दूसरा ऑप्शन देना चाहते हैं या उसको अलग अलग ऑप्शंस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे पैनल की। अब पैनल इज अ कंटेनर दैट होल्ड अदर कंपोनेंट डिस्प्लेड ऑन द फ्रेम। अब पैनल क्या होता है, तो पैनल भी एक प्रकार का कंटेनर होता है जो क्या करता है, दूसरे कंपोनेंट को होल्ड करके रखता है जो कि डिस्प्ले, जो कि फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। जनरली इट इज़ यूज टू ग्रुप कंट्रोल विजुअली। एक्चुअल में ये एक प्रकार का ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं और उन कंट्रोल्स को हम लोग देख भी सकते हैं। टू ऐड पैनल जस्ट ड्रैग जे पैनल कंपोनेंट ऑन द फ्रेम एंड रिसाइज इट।
अगर आप अपने एप्लीकेशन में पैनल को यूज़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल जे पैनल कंपोनेंट को ड्रैग करके अपने जो डिज़ाइन एरिया होता है वहाँ पर आपको उसको लेके आना होता है और आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। ड्रैग अदर कंपोनेंट जे बटन जे टेक्स्ट फील्ड फ्रॉम द स्विंग कंट्रोल बॉक्स एंड ड्रॉप इट ऑन टू द पैनल। अब अगर आप पैनल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्विंग कंट्रोल बॉक्स पर जाकर अलग अलग जो कंपोनेंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो लाकर पैनल के ऊपर आपको ड्रॉप करना होगा या ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, जिससे क्या होगा आपका जे पैनल के ऊपर सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। अब देखिए इसकी भी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिर बॉर्डर का कलर आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को भी अलग अलग टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे नो बॉर्डर, अगर आपने नो बॉर्डर कर दिया तो इसकी बॉर्डर नहीं दिखाई देगी। फिर बी लेवल बॉर्डर होती है, फिर ईस्ट बॉर्डर होती है, लाइन बॉर्डर होती है, टाइटल बॉर्डर होती है। तो अलग अलग बॉर्डर्स की टाइप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और बॉर्डर के अलग अलग टाइप जब आप यूज़ करते हैं तो आपको अलग अलग पैनल्स के टाइप देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोरग्राउंड की बात करें तो फोरग्राउंड जो होता है वो टेक्स्ट के कलर को बदल देता है। तो यहाँ पर अगर आप फोरग्राउंड चेंज करते हैं तो जो पैनल के अंदर टेक्स्ट या लेबल आपने यूज़ किए होंगे उनके कलर बदल जाएंगे। टूल टिप टेक्स्ट जो होता है ये माउस को जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी कंपोनेंट के ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज जनरेट होता है, छोटा सा बिल्कुल एक लाइन जितना, उसे टूल टिप टेक्स्ट क्या कहा जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम साइज़ ये एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग उस पैनल की साइज़ को एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ भी प्रॉपर्टी है और प्रिफर्ड साइज़ आपके जो पैनल है वो उस पूरी एप्लीकेशन में कैसा फिट आ रहा है उसके हिसाब से प्रिफर्ड साइज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है जो आपको याद होना चाहिए। अगर जे पैनल के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को लिखना होगा। आप भले नाम भी लिख देंगे तो काफ़ी होगा और डिस्क्रिप्शन के तौर पर आपको रटना नहीं है। आप इसमें जैसा समझाया जा रहा है या आप जैसा समझ पा रहे हैं आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुश बटन या जे बटन की। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंट्रोल बटन होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंपोनेंट बटन होता है। अ बटन बिलोंग्स टू द जे बटन क्लास ऑफ स्विंग कंट्रोल एपीआई। जो बटन होता है वो जे बटन क्लास को बिलोंग करता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द एक्शन कंपोनेंट। हम इसको एक्शन कंपोनेंट में रखते हैं क्योंकि जैसे ही बटन क्लिक होता है एक एक्शन या एक इवेंट जनरेट होता है एंड कैन बी यूज टू ट्रिगर द एसोसिएटेड इवेंट मेथड इन द एप्लीकेशन व्हेन द यूजर क्लिक्स। वही बात जो मैंने अभी आपको बोली कि जैसे ही बटन पर क्लिक होगा एक इवेंट जनरेट होगा या एक मेथड जनरेट होगी जो कि उस एप्लीकेशन में पहले से यूज़र के लिए लगाई गई थी और जैसे ही बटन यूज़र क्लिक कर देता है तो वो इवेंट जनरेट होकर सामने आ जाता है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड, अगर आप बटन का बैकग्राउंड का कलर बदलना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड, आपने बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा है उसका कलर बदलना चाहते हैं तो आप फोरग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। टूल टिप टेक्स्ट आप दे सकते हैं। फिर टेक्स्ट, आप बटन के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। नेमोनिक्स, नेमोनिक्स अगर आप किसी बटन के लिए देना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेमोनिक्स मतलब क्या हुआ कि वो बटन अगर आप डायरेक्ट प्रेस नहीं करना चाहते उसके बदले आप शॉर्ट कीज़ देना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इनेबल्ड, डिटरमाइन वेदर एक्टिव और नॉट। बटन एक्टिव है तो उसके लिए आपको ट्रू रखना होगा और अगर आप उसको डीएक्टिव रखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन तक तो आपको उसकी वैल्यू को फॉल्स रखना होगा। देन फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट क्या होता है कि टेक्स्ट, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसके फ़ॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं साइज़ या कलर नहीं साइज़ या उसके टाइप को, तो आपको फ़ॉन्ट टैब को यूज़ करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, आप जे बटन के फ़ॉन्ट के जो जे बटन के ऊपर फ़ॉन्ट लिखे जाते हैं उनको चेंज कर पाएंगे। तो ये जो था हमने अभी जे बटन के बारे में पढ़ा, जे पैनल के बारे में पढ़ा और उसके पहले हम लोगों ने जे फ्रेम के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तब बात करेंगे जे बटन की ही, या मैं एक काम करता हूँ जे बटन अभी ख़त्म कर ही देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग नया कुछ स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें जे बटन के भी हमने जो लास्ट स्लाइड देखी थी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन जे बटन के कुछ मेथड्स भी हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सेट टेक्स्ट मेथड होती है, गेट टेक्स्ट मेथड होती है। सेट टेक्स्ट मेथड होती है इसलिए ताकि हम लोग बटन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग सेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जे बटन 1, उसके ऊपर सेट टेक्स्ट लिखा, मेथड को कॉल किया और हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा यू क्लिक्ड मी। तो ये जो यू क्लिक्ड मी लिखा है वो जे बटन 1 के ऊपर दिखाई देने लगेगा। गेट टेक्स्ट जो है
ये यूज़र से कुछ इनपुट लिया जाता है तो गेट टेक्स्ट मेथड यूज़ की जाती है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जे लेवल पे हम लोग यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू ले सकते हैं और उसको फिर सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं। सेट इनेबल्ड, बटन को इनेबल रखना है तो आपको इसको क्या करना होगा, सेट इनेबल्ड, और उसको फॉल्स कर दिया तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको ऑन रखने के लिए इसको आपको ट्रू लिखना पड़ेगा और ये बटन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इज इनेबल्ड, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि बटन इनेबल है कि डिसेबल है तो हम लोग इज इनेबल मेथड का यूज़ करते हैं, और सेट विजिबल मेथड जो है वो बटन को विजिबल और इनविजिबल बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग मेथड्स जे बटन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब हम उन मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से ये बटन काम कर रहा है। तो ये हमारा जो पार्ट था जे बटन का था। अब इसके बाद हमें पढ़ना होगा जे लेबल। तो ये जो जे लेबल है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। वर्किंग विद जे लेवल कंट्रोल, अभी हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने जे बटन की बात की थी, जे पैनल की बात की थी, जे फ्रेम की बात की थी। आज हमें बात करना है जे लेवल कंट्रोल्स की। जे लेवल कंट्रोल्स जो होता है वो भी एक प्रकार का कंपोनेंट होता है, ग्राफिकल कंपोनेंट होता है, जिसका यूज़ हम लोग किसी भी डिस्प्लेबल टेक्स्ट को यूज़र को दिखाने के लिए एप्लीकेशन पर करते हैं। देखिए इसके अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लेवल कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले ऑन नॉन एडिटेबल टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट कैन बी डिस्प्लेड इन इज कंट्रोल्ड बाय टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिजाइन टाइम एंड सेट टेक्स्ट मेथड एट रन टाइम। देखिए जे लेवल जो होता है या लेवल कंट्रोल जो होता है ये एक प्रकार का डिस्प्लेबल नॉन एडिटेबल टेक्स्ट होता है, जिसको हम लोग डिज़ाइन टाइम पर हम लोग लिख सकते हैं, उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम उसको रन टाइम पे यूज़ करना चाहते हैं या मेथड यूज़ रन टाइम पे उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड का ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये यूज़र के लिए नॉन एडिटेबल टेक्स्ट होता है। जे लेवल कैन डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेज और बोथ एंड सपोर्ट HTML फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जे लेवल पर हम लोग कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो उस पर इमेज को भी डिस्प्ले के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो जे लेवल होता है ये HTML फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके बैकग्राउंड का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टी वो बैकग्राउंड हो गई, एक हो गया फोरग्राउंड। अगर हम उसके टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, फिर टेक्स्ट की साइज और शेप को बदलना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फॉन्ट को अगर हम लोग नेम और साइज बदलना चाहते हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने कहा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग जो टेक्स्ट उसके ऊपर देना चाहते हैं उस तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और एक होता है आइकन। अगर हम लोग जे लेवल पर किसी आइकन को शो करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक इमेज फाइल को कॉल करके उस जे लेवल के ऊपर हम लोग आइकन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मेथड्स की बात की जाए तो सेट टेक्स्ट मेथड होती है, जो अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखी थी। जब जे बटन का हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे भी हमने सेट टेक्स्ट मेथड देखी थी, जिसके कारण हम लोग किसी टेक्स्ट को बटन के ऊपर शो कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद गेट टेक्स्ट मेथड होती है, ये मेथड भी हम लोग देख चुके हैं। गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू हम यूज़र से किसी टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसी इनपुट या किसी रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे लेवल की ही, लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर क्या शो करना चाहते हैं, किसी इमेज को शो करना चाहते हैं, तो ये जो इमेज है ये अगर हम डिज़ाइन टाइम पर डालना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग मेथड होगी। लेकिन जब हम इसी इमेज को रन टाइम पर डालना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग मेथड हमें फॉलो करना होगी। देखिए यहाँ पे उसके स्टेप्स लिखी हुई है। ऐड जे लेवल कंट्रोल एंड क्लिक ऑन इलिप्स। हम सबसे पहले जे लेवल एक कंपोनेंट को ले लेंगे और उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, इलिप्स पर, जो कि वहाँ पे बना हुआ होता है जिस पे प्रॉपर्टीज शो होती है। अब वहाँ पर हम आइकन प्रॉपर्टी पे जाएंगे और उसके आइकन प्रॉपर्टी पे जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी विंडो पे जाएंगे। इन द डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट इमेज चूज़र ऑप्शन। अब उसके डायलॉग बॉक्स में हम लोग जाकर क्या करेंगे, इमेज चूज़र ऑप्शन जो होता है उसको चूज़ करेंगे। स्पेसिफाई द पाथ एंड फाइल नेम इन एक्सटर्नल इमेज ऑप्शन। फिर वहाँ पर एक्सटर्नल इमेज का एक ऑप्शन होगा जिसमें हम लोग पाथ और उस फाइल का नाम लिखेंगे जहाँ से हमें उस इमेज को कॉल करना है। क्लिक द इम्पोर्ट टू प्रोजेक्ट। अब उस इमेज को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे जहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना रखा है, और उसके बाद वो जो इमेज है वो आपके आइकन पर दिखाई देने लगेगी।
लेकिन अगर हम लोग इमेज को रन टाइम पर शो करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, import the JavaX library by placing the following command at the top of the code। अगर हम लोग किसी रन टाइम के समय किसी इमेज को जे लेवल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको JavaX लाइब्रेरी फाइल को पूरा कोड स्टार्ट होने के पहले कॉल करना होगा या इंपोर्ट करना होगा, और उसके लिए हमें लिखना होगा import.javax.swing.imageIcon और फिर सेमीकोलन। Then use the following command in a event method where image to be displayed or change। इसके बाद हम लोग इवेंट मेथड का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इमेज को डिस्प्ले कर सकें या उसमें चेंजेस ला सकें, और उसके लिए हम लोग मेथड जो यूज़ करते हैं वो होती है JLabel.setIcon, और उसके बाद हम एक न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम लोग उस मेथड को उसके पाथ के साथ कॉल करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रन टाइम के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, जे लेवल पर इमेज को कॉल कर सकते हैं या इमेज को हम लोग ला सकते हैं। अब ये जो मेथड थी रन टाइम वाली, ये जनरली देखा जाए तो अभी हम लोगों ने कोडिंग इतने अच्छे से नहीं की है, प्रैक्टिस अभी आपकी नहीं है, तो रन टाइम वाली जो पार्ट है उसको भी हम लोग स्किप करके केवल डिज़ाइन टाइम पर भी क्या कर सकते हैं, इमेज को लाकर हमारी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड की। जो जे टेक्स्ट फील्ड होता है ये भी एक प्रकार का ग्राफिकल कंपोनेंट होता है। इसमें यूज़र से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। अ जे टेक्स्ट फील्ड इज अ वर्सेटाइल कंट्रोल यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र और टू डिस्प्ले टेक्स्ट। अब देखिए जे टेक्स्ट फील्ड जो है ये एक प्रकार का वर्सेटाइल कंट्रोल होता है। वर्सेटाइल कंट्रोल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़र से इनपुट के तौर पर कुछ डिस्प्लेबल टेक्स्ट एक्सेप्ट करते हैं, और डिस्प्लेबल टेक्स्ट एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग उस टेक्स्ट को एज ए इनपुट हमारे जो डेटाबेस है या हमारे लिए जो फाइल आगे काम आने वाली है उसमें हम इसका यूज़ कर पाते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड क्लास। अब ये किसका ऑब्जेक्ट होता है, जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का। एंड अलाउ द यूज़र टू इंटर अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र इसमें क्या कर सकता है, एक सिंगल लाइन में एक टेक्स्ट मटेरियल इसके अंदर एज ए इनपुट डाल सकता है। जे टेक्स्ट फील्ड ऑफर्स द फॉलोइंग फीचर्स। जे टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे इंसर्ट, डिलीट और सिलेक्ट टेक्स्ट। हम जे टेक्स्ट फील्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंसर्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं, डिलीशन का ऑपरेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा यू कैन स्क्रॉल द टेक्स्ट इफ़ नॉट फिट इन द विजिबल एरिया। अगर कभी आपका टेक्स्ट एक विजिबल एरिया में नहीं आ रहा है तो आप उसको विजिबल एरिया में स्क्रॉल भी कर सकते हैं, सॉरी उसको आप नीचे रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इसको स्क्रॉल का यूज़ करके भी आपका टेक्स्ट जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड एज अ कंपोनेंट यूज़ करते हैं हमारी ग्राफिकल एप्लीकेशंस के अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है वो करीब करीब सारे ऑब्जेक्ट में, करीब करीब सारे जो आपके पास कंपोनेंट है उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग जो कंपोनेंट हमने यूज़ किया है उसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद होता है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड एक और प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग उसमें लिखे जाने वाले टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग जो वर्क जे टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर कंटेंट लिखकर हम यूज़र को शो कर सकते हैं। देन फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट जो है हम जो टेक्स्ट लिखेंगे अगर हम लोग उस फ़ॉन्ट का साइज़, शेप और नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एक मेथड होती है इनेबल्ड और एडिटेबल। ये दो मेथड जो है इसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि जो जे टेक्स्ट फील्ड है वो इनेबल है या डिसेबल है, या वो एडिटेबल है या नॉट एडिटेबल है। तो इस प्रकार से इन मेथड्स का यूज़ हम लोग करते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इसको कस्टमाइज़ करने के बाद हम लोग इसका यूज़ एज अ ग्राफिकल कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर कॉमनली प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, मेथड यूज़ होती है उनके बारे में। तो सेट टेक्स्ट मेथड, ये मेथड हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को होपफुली अभी तक याद हो गई होगी। सेट टेक्स्ट मेथड क्या करती है, जो टेक्स्ट मटेरियल हम दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। गेट टेक्स्ट मेथड क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेने का काम करती है।
उसके बाद इज एडिटेबल का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट फील्ड है वो एडिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो बूलियन का होता है, बूलियन टाइप का होता है। बूलियन मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, या तो वो एडिटेबल होगा या तो नहीं होगा। फिर उसके बाद एक और मेथड होती है सेट एडिटेबल। सेट एडिटेबल का मतलब होता है कि क्या हम लोग उसको एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग सेट एडिटेबल का यूज़ करते हैं। तो ये जो मेथड्स हमने पढ़ी ये सारी जे टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज़ में आती है। और जे टेक्स्ट फील्ड का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है या फॉर्म होता है जिसको हम लोग जे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। जैसे जे टेक्स्ट फील्ड थी उसमें हम लोग क्या कर पा रहे थे, एक सिंगल लाइन में कंटेंट दे पा रहे थे, या जो यूज़र होता है वो एक सिंगल लाइन में उसमें इनपुट दे पाता है। लेकिन जब हम लोग मल्टीपल लाइन में मल्टीपल लाइन में इनपुट देना चाहते हैं, रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है और उस कमी को जे टेक्स्ट एरिया कंप्लीट करता है। ये एक ऐसा इनपुट लेने वाला एक कंपोनेंट होता है जिसमें जो टेक्स्ट होता है वो भी दिखाई देता है और यूज़र उसको एज अ मल्टीपल लाइन टेक्स्ट के तौर पर अपने रिस्पॉन्स देने को यूज़ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट डज नॉट रैप। अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो ये इसको रैप नहीं किया जा सकता। रैप नहीं किया जा सकता मीन्स आप इसको एक सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते, मतलब ये सिंगल लाइन में कंटिन्यूस चलता जाएगा। और अगर आपने इसको कहीं पे क्लोज कर दिया, इसकी बाउंड्री लगा दी, तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट लाइन होगी वो नीचे आ जाएगी। इफ़ लाइन गोज बियॉन्ड द बाउंड्री अंटिल द लाइन रैप प्रॉपर्टी इज ट्रू। यहाँ पर लाइन रैप प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको ट्रू रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी, और अगर आपने इसको फॉल्स रखा है तो लाइन रैप प्रॉपर्टी जो है वो उस लाइन को कंटिन्यूस चलने देगी और आपका जो जे टेक्स्ट एरिया है वो कंटिन्यूस लंबा होता चला जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी बैकग्राउंड होती है, जैसा कि हम पुराने कंपोनेंट में भी देख चुके हैं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है जैसे कलर है उसको हम लोग बदल सकते हैं। फोरग्राउंड जो है, फोरग्राउंड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसका फॉन्ट है, उसका स्टाइल है, हम लोग उसको बदल सकते हैं। लाइन रैप प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जे टेक्स्ट एरिया का राइटेबल या डिस्प्लेबल एरिया है जो कि कंटिन्यूस चलता है, अगर आपने इसको ट्रू रखा है तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करने पर जहाँ पे आपका जे टेक्स्ट एरिया ख़त्म हो रहा है वहाँ पर उसकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद होता है रो और कॉलम। ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जे टेक्स्ट एरिया कितनी लाइन का टेक्स्ट लेगा और कितने लाइन के बाद वो क्लोज हो जाएगा, या रो का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट हम लिख के दे सकते हैं जो कि इरेजेबल होता है, और जब यूज़र उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेगा तो हमारा लिखा हुआ जो टेक्स्ट होगा जो कि प्री डिफाइंड था वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी और एडिटेबल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फ़ॉन्ट की साइज़ और कलर को चेंज करना हो तो हम लोग फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। एडिटेबल के लिए वो टेक्स्ट जे टेक्स्ट एरिया एडिटेबल है या नहीं है ये पता करने के लिए हम लोग एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और उसको अगर हमने ट्रू रखा है तो एडिटेबल है और अगर वो फॉल्स है तो वो नॉन एडिटेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जे टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाली मेथड्स के बारे में। तो सेट टेक्स्ट मेथड आप लोग जानते हैं, गेट टेक्स्ट मेथड भी आप लोगों को पता है कि इन दोनों से हम लोग यूज़र का जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करने का काम कर सकते हैं। गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू हम लोग यूज़र से इनपुट लेने का काम करते हैं। सेट एडिटेबल जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग जो टेक्स्ट एरिया है उसको एडिटेबल बना सकते हैं। इस एडिटेबल प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जे टेक्स्ट एरिया के ऊपर वो एडिटेबल है या नहीं है, वो डिसेबल तो नहीं है। अपेंड प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अपेंड प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो टेक्स्ट है, एड स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया, आप कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया पर अपेंड कर सकते हैं। इंसर्ट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट स्पेसिफाइड टेक्स्ट एट द गिवन पोजीशन, यूज 0 टू इंसर्ट एट द टॉप। यहाँ पर आप कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सेट लाइन रेप के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, रेप फीचर्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इज इनेबल्ड से क्या होता है, आप लोग ये पता कर सकते हैं कि जे टेक्स्ट एरिया जो है वो इनेबल्ड है
या डिसेबल्ड है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का, ताकि क्या हो सके, पता किया जा सके कि आपका जे टेक्स्ट एरिया वर्किंग में है या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेमो एप्लीकेशंस की, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग अलग अलग बटन्स, अलग अलग जो कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल जनरेटर एप्लीकेशन बना रखी है। इस टेबल जनरेटर एप्लीकेशन में विच एक्सेप्ट अ नंबर एंड जनरेट टेबल ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पर इस टेबल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नंबर यूज़र से लेते हैं। अब अगर उसने यूज़र ने 5 डाला है और जैसे ही हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे तो 5 की जो टेबल है वो जनरेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल यहाँ पे हम लोगों ने जो कंट्रोल्स है, ग्राफिकल कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जे टेक्स्ट फील्ड 1 है, जे टेक्स्ट एरिया है, जे बटन 1 है, और इन 3 ग्राफिकल कंपोनेंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो जे टेक्स्ट एरिया हो गया, एक जे टेक्स्ट फील्ड हो गया और 2 बटन हो गए। इनका यूज़ हम लोग कर रहे हैं एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। तो उसके लिए हमने नीचे कोडिंग भी की हुई है। वाइड प्राइवेट वाइड जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म, ये जो लाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोडिंग में लिखी हुई होती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीजर n, इसके अंदर हम लोग यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हैं। गेट टेक्स्ट मेथड क्या कर रही है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 के ऊपर अप्लाई की गई है, मतलब इस फील्ड के ऊपर। यहाँ पे यूज़र जो भी नंबर डालेगा वो नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा और वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर n को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फॉर लूप के थ्रू क्या करते हैं, इंटीजर i को हम यहाँ पर इनिशलाइज करते हैं 1 से, और फिर उसके बाद i की वैल्यू को, मतलब उस लूप को हम लोग 10 बार चलाते हैं। जब हम लूप को 10 बार चलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि i की वैल्यू बार बार n के साथ मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होती चली जाती है, और जो वैल्यू है वो हमें जे टेक्स्ट एरिया के अंदर मिल जाती है, और फाइनली हम जे टेक्स्ट एरिया के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन वर्क करती है, और एप्लीकेशन के वर्क करने से हमें एक कंप्लीट एप्लीकेशन मिल जाती है जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट को यूज़ किया होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे चेक बॉक्स की। ये भी एक प्रकार का कंपोनेंट है जिसका यूज़ हम लोग मल्टीपल चॉइस, यूज़र से मल्टीपल चॉइस को लेने में करते हैं। अ चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू एक्सेप्ट यूजर्स चॉइस इन द ट्रू फॉल्स और यस और नो ऑप्शंस। देखिए अब चेक बॉक्स कंट्रोल जो होता है वो यूज़र से उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और वो जो चॉइस है वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी हो सकती है, यस और नो ऑप्शंस के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जनरली जब भी हम लोग चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, यूजर्स की चॉइस को एक्सेप्ट करने के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। जनरली चेक बॉक्सेस वर्क्स इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, सो द मल्टीपल चेक बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम। अब चेक बॉक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जितने भी चेक बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि ये चेक बॉक्स का एक दूसरे के ऊपर कोई रिलेशन नहीं होता, और जब इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता तो उस कंडीशन में इन चेक बॉक्स को मल्टीपल तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स कंपोनेंट हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार के चेक बॉक्स होते हैं या किस प्रकार का चेक बॉक्स का सिलेक्शन होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड जो कि उसके बैकग्राउंड के कलर को बदलने का काम करता है, फोरग्राउंड जो कि उसके ऊपर लिखे गए कंटेंट को चेंज करने का काम करता है, टेक्स्ट वो होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई वैल्यूज़ को दे पाते हैं, फ़ॉन्ट उसके जो वैल्यू हमने दी है उसके फ़ॉन्ट के साइज़ और नेम को बदलने का काम करता है, इनेबल्ड है या नहीं है, ट्रू फॉल्स के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं। नेमोनिक्स, अगर हम लोग उसको कुछ शॉर्टकट्स देना चाहते हैं तो हम लोग नेमोनिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सिलेक्टेड चेक बॉक्स सिलेक्ट किया है या नहीं किया है उसको पता करने के लिए हम लोग सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर वो ट्रू है तो वो सिलेक्ट किया हुआ है, फॉल्स है तो वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स माना जाता है। बटन ग्रुप, अगर हमने उसको बटन ग्रुप में डाल दिया तो जितने भी चेक बॉक्स हमने दिए होंगे उसमें से कोई एक ही चेक बॉक्स एट अ टाइम सिलेक्ट होगा, अदरवाइज वो सिलेक्टेड नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद हम कुछ मेथड्स की बात करते हैं, और ये मेथड हम लोग चेक बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। जैसे सेट टेक्स्ट की बात की तो सेट टेक्स्ट जो मेथड होती है वो कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम करती है, और वो सारे कंटेंट जो हम लोग यूज़र को दिखाना चाहते हैं। गेट टेक्स्ट मेथड
यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करने का काम करती है, इसलिए हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सेट इनेबल्ड जो है वो ये बताती है कि चेकबॉक्स इनेबल है या नहीं है। सॉरी, यहाँ पे सेट इनेबल्ड है। सेट इनेबल्ड क्या करेगी, जो चेकबॉक्स है उसको इनेबल करने का काम करेगी। अगर हमने इसको ट्रू दिया हुआ है तो जो चेकबॉक्स है वो इनेबल हो जाएगा। अगर हमने इसको फॉल्स दिया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद इज इनेबल्ड जो मेथड है वो चेकबॉक्स को ये बताने का काम करती है कि वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। उसके बाद सेट सिलेक्टेड, अगर हम चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सेट सिलेक्टेड के अंदर ट्रू देना होगा, और अगर उसको हम लोग सिलेक्टेड नहीं रखना चाहते तो उसको फॉल्स हम सिलेक्ट कर देते हैं या फॉल्स वहाँ पे लिख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो सेट सिलेक्टेड के फॉर्म से हट जाता है। इस सिलेक्टेड जो है वो ये मेथड हमें ये बताती है कि चेकबॉक्स सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, चेकबॉक्स को पता करने के लिए वो सिलेक्टेड है या नहीं है। अब ये जितनी भी मेथड हमने पढ़ी, जितने भी कंपोनेंट हमने पढ़े, इनमें करीब करीब सारी प्रॉपर्टीज़ और सभी की मेथड करीब करीब सेम है। तो आप जो कॉमन मेथड है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, इन सारे कंपोनेंट की याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसमें से कोई ना कोई कंपोनेंट पूछा जाएगा, और जब कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आपको उसके साथ में उसकी मेथड्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, या सॉरी मेथड्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको लिखना होगा। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन मेथड है, आप उनको याद कर लेंगे और उन्हें लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत इजी टास्क है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है और अच्छे से आपको इनको पढ़ना है। अब जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, जो वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग जे रेडियो बटन की बात करेंगे। और आज हमने जो देखा था वो जे रेडियो जो था वो जे चेकबॉक्स था। चेकबॉक्स और रेडियो बटन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ये आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।